दोस्तों कुछ महिलाओं में बार बार गर्भपात होता है जिसकी वजह से उनको चिंता रहती है, क्या कभी वो नॉर्मली प्रेग्नेंट हो पाएंगी, क्या उनके घर में भी कभी उनको बेबी प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों वो ये जानना चाहती हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है और क्या वो इस समस्या से कितने % चांसेस हैं कि वो निजात पा पाएंगे, उनकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोग इन सब विषयों पे बहुत डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, कि जैसे आप सब इनका कारण जान सकें, इनका ट्रीटमेंट समझ सकें, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन दोस्तों। और हम लोग अपने इस चैनल पे ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण की भाषा में रेगुलरली लाने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करिए दोस्तों। और हाँ, नोटिफिकेशंस बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे जो हम लोग रेगुलरली वीडियो लाते रहे हैं और लाते रहेंगे वो आप तक पहुँच सके और आपसे मिस ना हो। दोस्तों तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं रिकरेंट मिसकैरेज की, बार बार प्रेगनेंसी लॉस, क्या डेफिनेशन है। तो दोस्तों अगर 2 प्रेगनेंसीज से ज़्यादा 20 वीक्स से कम की प्रेगनेंसीज हो, 20 हफ्ते की कम की प्रेगनेंसीज हो और 2 प्रेगनेंसीज से ज़्यादा अगर मिसकैरेज हुआ है तो उसको रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं दोस्तों। और ऐसा कहते हैं कि 2 मिसकैरेज के बाद में एक डिटेल्ड वर्कअप होना चाहिए कि क्या कारण है, अगर जो कारण पता चले तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कारण क्या क्या हो सकते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि सारा वर्कअप करने के बाद भी 40% लेडीज में कोई कारण नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कभी कभी जेनेटिक कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनका कारण पता करना मुश्किल होता है, उसकी वजह से मिसकैरेज होता है। तो दोस्तों इन 40% लेडीज में, लेकिन इनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें कारण नहीं पता चलता है दोस्तों, उनमें मोर देन 60% चांसेस हैं कि उनको आगे नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, पूरी कंटिन्यू करेगी। दोस्तों फिर दोस्तों जो कारण पता चल सकते हैं उसमें से दोस्तों 20% कारणों का में हार्मोनल योगदान है, हार्मोनल कॉजेस का योगदान है। दोस्तों हार्मोनल कौन कौन से, सबसे कॉमन है दोस्तों थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड कम हो, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो, इसका दोस्तों एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो, जैसे कहते हैं लूटियल फेज में डिफेक्ट होता है, उसमें दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है। फिर दोस्तों डायबिटीज़ में भी एक कारण माना जाता है कि उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। तो दोस्तों जो हार्मोनल कॉजेज हैं इनका ब्लड टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं, माँ का एक ब्लड टेस्ट होगा, ये सारे लेवल्स का हम लोग वर्कअप करेंगे। और दोस्तों इन सभी चीज़ों का सबसे अच्छी बात है मेडिसिनल इलाज है, दवा के द्वारा इलाज संभव है और रेगुलर ट्रीटमेंट लेने पे नॉर्मली कंसीव करते हैं और प्रेगनेंसी नॉर्मल कंटिन्यू करती है। दोस्तों फिर दोस्तों सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है एनाटॉमिकल कॉजेज, मतलब जो लेडी है उसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो। ये दोस्तों लगभग 15 से 20% के बीच में इनका पाया गया है इनको जो है। और इनमें क्या क्या कारण होते हैं दोस्तों, यूट्रस जो होता है, जो बच्चेदानी होती है दोस्तों, उसके अंदर एक कैविटी होती है, एक स्पेस होती है, सिंगल स्पेस होती है। तो दोस्तों कंजेनाइटल पैदाइशी कारणों की वजह से वो स्पेस कई बार 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों उसको हम लोग सेप्टेट यूट्रस कहते हैं या फिर बाइकॉन्वेट यूट्रस कहते हैं दोस्तों। तो 2 पार्ट्स में कैविटी हो जाती है। फिर दोस्तों कई बार लेडीज़ में जो इन्फेक्शन होते हैं या कई बार उन्होंने पहले डीएनसी करा रखी होगी, सफाई करा रखी होगी, उसके चलते जो इंडोमेट्रियम जो होती है, जो उसकी झिल्ली होती है उस कैविटी की, उसमें अंदर चिपक जाती है, उसको एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। इसकी वजह से भी दोस्तों रिकरेंट मिसकैरेज हो सकता है। फिर दोस्तों रसौली या फाइब्रॉइड जिसको कहते हैं, वो अगर इंडोमेट्रियम कैविटी पे या जो यूट्रस की जो स्पेस है उस पर अगर अंदर की तरफ बल्ज कर रही है, जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होता है, जहाँ बेबी बढ़ता है, तो दोस्तों वो भी मिसकैरेज का एक कारक बन सकती है। अब इन जो एनाटॉमिकल कॉजेज है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स के कॉजेज। नॉर्मली बच्चेदानी का मुंह बंद रहना चाहिए। कुछ लोग लेडीज़ में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम होती है, तो समय से पहले बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, उसकी वजह से उनको मिसकैरेज होता है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे इनकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी। इनकी डायग्नोसिस बनाने के लिए दोस्तों ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत ही अच्छा माध्यम है, उसके द्वारा हम लोग इनके बारे में 3D करा करके जो अपना सेप्टेट यूट्रस था, बाइकॉन्वेट यूट्रस था, इनकी जानकारी मिल सकती है, फाइब्रॉइड के बारे में जानकारी मिल सकती है दोस्तों। प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी है तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के बारे में पता चल सकती है दोस्तों। और कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब टीवीएस में थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाए, 3D में कन्फ्यूजन रह जाए, तो दोस्तों हम लोग MRI की भी आवश्यकता पड़ती है, उससे इसकी डायग्नोसिस बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे डायग्नोसिस तो बन गई, अब इसका इलाज क्या रहेगा। मोस्ट ऑफ द दोस्तों सबसे अच्छी बात है, अधिकतर बीमारियां इसमें से ट्रीटेबल हैं,
इसमें एक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि आपको इंडोस्कोपिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाए, उसके द्वारा आप इस बीमारी से पूर्णतया निजात पा सकती हैं और आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी आगे होगी दोस्तों। फिर दोस्तों इन दोनों के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट होता है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा नाम, लेकिन दोस्तों ये भी पाया जाता है, ये लगभग 15 से 20% महिलाओं में पाया जाता है दोस्तों। और इस कॉज को इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि खून की थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है महिलाओं में। तो यूट्रस जहाँ पे बच्चेदानी है वहाँ पे बच्चे के चारों तरफ खून जमता है, बच्चे को सप्लाई नहीं मिल पाती है, उसका मिसकैरेज हो जाता है दोस्तों। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी? एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किया जाता है, उसके लेवल्स देखे जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगी? तो दोस्तों ट्रीटमेंट इसका भी बहुत अच्छा उपलब्ध है। इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन चलता है या एस्पिरिन दी जाती है, लेकिन ये सब दवाएं आप अपने डॉक्टर की निगरानी में लें दोस्तों, अपने आप ट्रीटमेंट ना करें दोस्तों। तो जब और इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट, जब आप अच्छे से ट्रीट किए जाते हैं कंडीशन, तो इसके बाद भी नॉर्मली प्रेगनेंसी संभव होती है। अब दोस्तों 2 से 5% केसेस में जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, कुछ क्रोमोसोमल कॉजेज़ होते हैं। उनकी डायग्नोसिस कैसे बनती है कि जो टिश्यू जब आपका गर्भपात हो रहा हो तो जो टिश्यू निकलता है, जो डीएनसी की जाती है, उस टिश्यू को जांच के लिए भेजें दोस्तों। उसका कैरियोटाइप होगा, उसका माइक्रो एरे होगा, तो दोस्तों उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि कौन सा सिंड्रोम है जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अब आपने कारण पता कर लिया, ट्रीटमेंट आपको पता हो गया, तो अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कैसे प्रोसीड किया जाए? तो दोस्तों कारण का अगर आप सुचारू रूप से ट्रीटमेंट लें, उससे निजात पाएं, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम कंसीव करने से पहले फोलिक एसिड नाम का एक विटामिन होता है, उसको रेगुलरली 3 महीने पहले से लेना आवश्यक होता है। अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, वेट गेन ना करें दोस्तों, और कुछ अल्कोहल, टोबैको या जंक फूड्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसा करने से दोस्तों बहुत अधिक परसेंटेज चांसेस हैं कि आप इस रिकरेंट मिसकैरेज की संभावना से मुक्ति पा सकेंगे और आपके घर में भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। तो हमें लगता है दोस्तों आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। और आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो, कुछ कमेंट्स आ रहे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।